हरे कृष्णा। आज इनकम टैक्स में हम लोग सैलरी का हेड शुरू करेंगे। इनकम अंडर द हेड सैलरी। देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब करेंगे, अगर आपका मन करा कल को बड़े होके, आप क्वालिफाई हो गए, डिग्री मिल गई, आपने कहा हम कहीं जॉब करेंगे, जहां पे भी आप जॉब करेंगे आपको वहां से क्या मिलेगी? सैलरी। और वो सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? इनकम अंडर द हेड सैलरी। कैसे टैक्सेबल होगी? कितना पार्ट टैक्सेबल होगा? या सैलरी में क्या क्या मिलता है, वो सब इस चैप्टर में सीखेंगे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कल को जब आपका जॉब लगी, मान लीजिए आपका पैकेज लगा 20 लाख रुपीस का, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 लाख का पैकेज लगा, सीटीसी होता है, कॉस्ट टू द कंपनी, ठीक है ना। अब उस 20 लाख के पैकेज का बाइफर्गेशन होगा कि इस 20 लाख में इतनी बेसिक सैलरी है, इतना एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस है, इतना आपका ट्रेवलिंग अलाउंस है, इतनी परक्यूजेट्स हैं, बहुत सारी चीजें उसमें होंगी, अलग अलग कंपोनेंट उसके होंगे। वो सारे कंपोनेंट, सैलरी की बात है, उन सबको हम सैलरी बोलते हैं, पर वो सारे कंपोनेंट कैसे टैक्सेबल होंगे? जैसे एचआरए मिला, तो एचआरए जो मिला, हो सकता है उसमें से कुछ पोर्शन आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, और बचा हुआ पोर्शन टैक्सेबल हो। तो कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, या कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो पूरे पूरे ही टैक्सेबल होते हैं, कोई एग्जेम्पशन नहीं होती, वो सब आप इसमें सीखेंगे। ये बड़े होके भी आपके काम आने वाला है, यानी बड़े होके आपके खुद के लिए जब आपको अपना टैक्स एस्टिमेट करना हो तो बड़ी जरूरत पड़ने वाली है, अगर कहीं पे आप जॉब करते हैं तो। देखते हैं जरा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इसमें केवल 3 ही सेक्शन है, हाँ पूरे केवल 3 सेक्शन में पूरी सैलरी समाई हुई है। सेक्शन 15, 16 एंड 17। केवल कितने सेक्शंस? 3 सेक्शंस पे। अच्छा, जब आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा उसमें तो काफी सारे सेक्शंस थे, इसमें केवल 3 है। तो ये हेड आपको छोटा होने वाला है कि बड़ा होने वाला है? 3 ही सेक्शंस हैं, बट ये पांचों हेड में कह सकते हैं पीजीबीपी के बाद अगला बड़ा हेड यही है। तो काफी बड़ा हेड है, टाइम लगेगा अपने को पूरा करने में, ठीक है ना। तो है 3, लेकिन है बहुत कुछ इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लाइन लिखी है कि सैलरी हेड में कोई भी चीज अगर टैक्सेबल करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है तो आपकी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, किसी और हेड में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने घर से कोचिंग आने के लिए एक ऑटो रिक्शा हायर किया। आपने कहा ऑटो रिक्शे वाले भैया चलोगे, कोचिंग यहां पे जाना है हमको। उसने कहा चलेंगे, 100 रुपए लेंगे। आपने कहा ठीक है, आप बैठ गए। आपको वो ले आया, यहां पे आपको उतारा, आपने उसको 100 रुपए दे दिए। मान लो अगर थोड़ी देर के लिए कि वो अपना आईटीआर भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, टैक्स देता है, थोड़ी देर अगर मान ले, तो वो जो 100 रुपए आपने उसको दिए, वो 100 रुपए क्या वो सैलरी हेड में दिखाएगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं दिखाएगा सैलरी हेड में? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप थोड़ी ना, आपने अगर ऑटो हायर किया कोचिंग आने के लिए, एम्प्लॉयर थोड़ी ना हो गया। वो अगर दिखाएगा तो उसको पीजीबीपी में दिखाएगा, उसका बिजनेस है। आप समझ रहे हैं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक सज्जन एक समय पे, एक समय मतलब एक साल में, किसी एक से ज्यादा जगह पे एम्प्लॉय हो? मान लीजिए मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में भी जॉब करते हैं और वाई लिमिटेड में भी जॉब करते हैं। क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है कि मिस्टर ए 10 to 5 सुबह एक्स लिमिटेड में जॉब करते हो और शाम को 6 से 9, 6 से 10 वाई लिमिटेड में जॉब करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो। पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो इसी हेड में टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है ना। अब सर कैसे टैक्सेबल होगा, या यूं कहें तो चार्जिंग सेक्शन क्या है? जैसे जब अपने ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, हर एक के देखो
चार्जिंग सेक्शन तो याद करने पड़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन था 22, इसका चार्जिंग सेक्शन है 15, यानी सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है। जो कहता क्या है पहले मेरे को सुन लो फिर पढ़ेंगे। सेक्शन 15 केवल इतना कहता है कि सैलरी इस हेड में टैक्सेबल होगी और ड्यू या रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्सेबल होगी। हमने कहा मतलब सर एक बार फिर से समझाओ। कह रहा समझिए, जैसे जब आप कहीं पे जॉब करते तो आप जॉब करेंगे, मान लो लेट्स से आप जॉब करें, आपने ज्वाइन करा, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा आपसे कि हमारे यहाँ पे सैलरी हर महीने की आखिरी तारीख को ड्यू होती है। अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो मिलता है ना जब आपकी जॉब लगेगी, उसमें सारी चीजें नॉर्मली लिखी होती हैं। तो सैलरी मान लीजिए हर महीने के लास्ट डे पे ड्यू होती है और उसी दिन वो आपको पे भी कर देते हैं। तो आपकी सैलरी जैसे से ड्यू होती जाएगी वैसे वैसे टैक्सेबल होती जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कभी आपने एम्प्लॉयर से कहा कि एम्प्लॉयर, मान लीजिए मार्च की सैलरी थी, मार्च की सैलरी मार्च में ड्यू हुई और मार्च में आपको मिल भी गई, और आपने एम्प्लॉयर से कहा मार्च में कि सर हमें ना अगले 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए ना, थोड़ा काम है। एम्प्लॉयर ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगले 2 महीने की सैलरी हम तुमको अभी दे देते हैं। उसने अगले 2 महीने, अगले अप्रैल मई की सैलरी आपको अभी इसी साल दे दी, आपको जरूरत थी उसने दे दी। अब बात यह आती है कि हमको जो अगले 2 महीने की सैलरी भी इस साल मिल गई, भाई हमारा इनकम टैक्स तो अप्रैल टू मार्च फॉलो करता है, मार्च खत्म हुआ, मार्च तक की तो सैलरी इस साल मिली ही मिली, इसके अलावा अगले साल के 2 महीने की सैलरी भी इस बार मिल गई, एडवांस सैलरी मिल गई हमको, तो वो इस साल टैक्सेबल होगी कि जब अगले साल की है तो अगले साल टैक्सेबल होगी। लॉ मेकर कहता है बड़ा सिंपल सा नियम है साहब, जब ड्यू हुई या जब तुमको मिली, अब मिली को कुछ लोग पेड बोलते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से कि पे हो गई, ये कुछ लोग रिसीव बोल देते हैं, एक ही बात। तो जब ड्यू हुई या जब मिली, दोनों में जो पहले आएगा हम उस बेसिस पे टैक्सेबल कर देंगे। तो भले ही अगले 2 महीने की सैलरी अभी ड्यू नहीं हुई क्योंकि भी तुमने उस महीने का काम ही नहीं किया, ड्यू हुई नहीं, लेकिन तुमको रिसीव पहले हो गई, तो इस साल 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी 14 मंथ्स की। 14 मंथ्स कैसे हो गए, 12 तो है, 12 तो है और 2 और 14 मंथ्स होगा, तो अगले साल फिर से 12 मंथ्स की होगी पूरी, नहीं अगले साल 10 मंथ्स की होगी, बच्चे की जान थोड़ी ना लेनी है। तो सैलरी का सिंपल नियम है, टैक्सेबल होती है ड्यू बेसिस या फिर रिसिट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 15 क्या कहता है, बेसिस ऑफ चार्ज या चार्जिंग सेक्शन भी बोल सकते हैं, जो कहता है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। जब ड्यू हुई या जब पे हुई, दोनों में जो भी पहले आ जाएगा हम उस बेसिस पे आपकी सैलरी टैक्सेबल कर देंगे। यहां तक बात आपके दिमाग तक गई? एक चीज और समझा देते हैं। मान लीजिए आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, क्या लिया, लोन, कि सर हमको 50,000 रुपए दे दीजिए हम वापस कर देंगे आपको, लोन लिया। वो लोन यहां पे टैक्सेबल नहीं कर रहे हम सैलरी की बात कर रहे हैं। सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस या पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। मतलब एक वर्ड होता है एडवांस सैलरी, ध्यान से सुन लो मेरी पूरी बात को, नहीं एग्जाम में आप गलत कराओगे। एक वर्ड होता है एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी यहां पे टैक्सेबल होगी, जब आपको एडवांस मिलेगा तो टैक्सेबल होगी। और एक वर्ड होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एक होता है एडवांस सैलरी, एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस्ड अगेंस्ट सैलरी इज नॉट एडवांस सैलरी, इट इज टिपिकली अ लोन, वो नहीं टैक्सेबल हो रहा है इस साल। क्या टैक्सेबल हो रहा है, वर्ड क्या लिखा हो, हाँ एडवांस सैलरी की, एडवांस उसको सैलरी। अगर लिखा है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, कि मान लीजिए 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह है उसकी, इस साल की हो गई 1,20,000 और 20,000 रुपए अलग से उसको एडवांस अगेंस्ट सैलरी उसने ले लिया, 20,000 अलग से, यानी 1,20,000 तो ही आई, 20,000 भी इसी साल उसने एडवांस अगेंस्ट सैलरी ले लिया, तो कितना टैक्सेबल होगा आपसे पूछे तो आप आंसर 1,20,000 ही बताएंगे इस साल, 1,40,000 नहीं बताएंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि उसकी पूरे साल की सैलरी 1,20,000 है और उसने एडवांस सैलरी ले ली 20,000 की,
तो कितना टैक्सेबल होगा? तो 1,40,000 टैक्सेबल होगा। तो एक पॉइंट सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू या पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अगला पॉइंट सर आपने क्या लिखा है, पढ़ो बेटा। एनी एरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड इफ नॉट टैक्सेबल या इफ नॉट टैक्स्ड अर्लियर। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी बढ़ा दी, उसने कहा सर आपकी सैलरी अब हम बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दी उसने, तो अब अगले साल या जो जब से बढ़ाई तब से तो टैक्सेबल होगा। जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है, एम्प्लॉयर ने बढ़ा के उसको 12,000 कर दिया, तो अब 12,000 के हिसाब से टैक्सेबल होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाई 12,000 कर दी और उसने कहा कि पिछले साल की भी हम आपको बढ़ी हुई के हिसाब से दे देते हैं, हम आपकी बढ़ा दे रहे हैं सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, हम आपकी सैलरी 12,000 पिछले साल से कर दे रहे थे, पिछले साल की सैलरी हमने आपको 10,000 के हिसाब से दी थी, 1,20,000 के हिसाब से दी थी सर, 2,000 पर मंथ का डिफरेंस यानी 24,000 साल का और ले लीजिए, 12 इंटू 2,000 इसमें 24,000 रुपए इस साल आपको और दे दिया। अब ये जो 24,000 रुपए इस साल आपको मिले वो इस साल टैक्सेबल हो जाएगा, अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुआ था। अगर पहले ही आपको पता चल गया था कि बढ़ने वाली है, तो पहले ही अगर आपने 12,000 के हिसाब से आईटीआर फाइल किया था, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में नहीं होता, कैसे पता चल जाएगा? तो अगर, लेकिन मान लेते हैं 1%, अगर पहले ही आपने 12,000 के हिसाब से पिछले साल का दिखाया था, तो इस बार टैक्सेबल नहीं करेंगे, अगर ऑलरेडी टैक्स अर्लियर है। लेकिन जब अगर पहले नहीं टैक्स हुई, एरियर ऑफ सैलरी है, इस साल मिली, तो इस साल टैक्सेबल कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? ये लिखा है एनी एरियर ऑफ सैलरी, यानी पिछले किसी सालों की सैलरी अगर आपको इस टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर जिस साल मिली, कब टैक्सेबल होगी? अगर पहले वो टैक्सेबल नहीं हुई थी तो। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? जब आप छोटे थे स्कूल में जाते थे तो वहां पे आपको बताया गया था कि एक वर्ड होता है वेजेस, एक होता है सैलरी, डिफरेंस भी समझाया गया होगा। कोई बता सकता है एक आधा कोई डिफरेंस? वेजेस लेबर को देते हैं, सैलरी एम्प्लॉय को देते हैं, ओके, और हाँ वेजेस डेली बेसिस में मिलती हैं, ठीक है। हाँ वेजेस डेली बेसिस में एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि 100 रुपए 200 रुपए रोज का देंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। और सैलरी एनुअली देते हैं, एनुअली साल में नहीं देंगे, मंथली मंथली दे देंगे, घर कैसे चलाएगा इंसान? महीने महीने में दे देंगे यार, साल साल में देंगे तो बेचारा एक साल में पैसा कहां से लाएगा? मंथली दे देंगे ना, और वो डेली देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, सैलरी पढ़े लिखों को मिलती है, आप जैसे लोग टाई लगा करके जो बैठे, और वेजेस लेबर्स को मिलती है, ठीक है ना, जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, कह सकते हैं जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं उनको वेजेस, और जो मेंटल वर्क कर रहे हैं उनको सैलरी। हमारे इनकम टैक्स में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। इनकम टैक्स के हिसाब से जो सैलरी का ट्रीटमेंट वही वेजेस का ट्रीटमेंट, मतलब जब भी हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो हम सैलरी भी बात कर रहे हैं और वेजेस की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी? ओके, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जिसका दूसरा पहले मैंने आपको समझा दिया है, ये लिखा हुआ है सैलरी और वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अच्छा सर, सर ये बताइए सैलरी जब भी आप बोलेंगे तो सैलरी का मतलब क्या बोल रहे हैं? चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर पढ़ेंगे। सैलरी वर्ड जब भी हम बोल रहे हैं, सैलरी एक ब्रॉडर वर्ड है, सैलरी के अंदर वो सब कुछ आ जाएगा जो एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिला है, चाहे वो बेसिक सैलरी के नाम से मिला हो, चाहे वो किसी अलाउंसेस के नाम से मिला हो, चाहे वो परक्यूजर्स के नाम से मिला हो, चाहे आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही हो, चाहे प्रोविडेंट फंड का पैसा हो, चाहे ग्रेचुटी हो, कुछ भी जो भी आपको एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलेगा वो सब सैलरी है। तो जब भी हम सैलरी बोल रहे हैं हम एक ब्रॉडर वर्ड की बात कर रहे हैं। सर अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस होते हैं पैसा, हिंदी में बोले तो अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता, मॉनेटरी बेनिफिट्स, पैसा। इंप्लॉयर इंप्लॉय को अलग अलग नाम से पैसा देता है, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, तो उसके लिए पैसा दे रहा है, तो क्या नाम से समझ में आ रहा है किस चीज के लिए पैसा दे रहा है? हाउस के रेंट के लिए। घर नहीं दे रहा, पैसा दे रहा है, ताकि आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो तो उस पैसे से आपका काम चल जाए। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को
टिफिन अलाउंस दे रहा है। टिफिन अलाउंस मतलब खाना दे रहा है कि खाने का पैसा दे रहा है? खाने का पैसा दे रहा है। कन्वेंस अलाउंस पैसा दे रहा है। तो पैसा अलग अलग नाम से, हेयर कट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। डियरनेस अलाउंस, एक होते हैं परक्यूजिट्स, जिसको हम लोग पर्क्स भी कहते हैं, प्यार से पर्क बोल लेते हैं, पर्क्स। परक्यूजिट्स होते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी। मान लीजिए एम्प्लॉयर के पास एक घर है, उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया कि सर यहां आप रहा करिए, पैसे नहीं देके फैसिलिटी दे दी, कार प्रोवाइड कर दी, सर्वेंट प्रोवाइड कर दिया, ये सब है परक्यूजिट्स। क्या सर ये भी टैक्सेबल होती हैं? आंसर इज यस। पैसा देगा तो अलाउंसेस वो भी टैक्सेबल होंगे, परक्यूजिट्स देगा तो भी टैक्सेबल। और कैसे होंगे या कितने होंगे वो सीखेंगे, ठीक है ना। पढ़ के देखते हैं क्या वर्ड लिखा है। पहला, सैलरी इंक्लूड्स में क्या, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस। सर ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। बेसिकली ज्यादातर देखा जाएगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, पैसा मिलता है। जैसे जैसे महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ये भत्ता बढ़ जाता है, ठीक है ना। डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंसेस में आपके सारे आगे बचे हुए एचआरए से लेकर के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, बहुत सारे पढ़ेंगे हम लोग। परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स क्या होती है? दैट इज फैसिलिटीज या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। बोनस कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। कौन किस नाम से? दिवाली बोनस दे, होली बोनस दे, आप खूबसूरत लग रहे हैं इसलिए बोनस दे, किसी भी नाम से दे, वो सब यहां टैक्सेबल। कमीशन दे रहा है, ग्रेचुटी दे रहा है, पेंशन दे रहा है, प्रोविडेंट फंड दे रहा है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। यानी एनीथिंग, एक तरीके से हम कह सकते हैं एनीथिंग रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, रिसीव बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज कंसिडर्ड एज सैलरी। वो सब सैलरी हमारे यहां, ठीक है। इसके अलावा तीसरा, फोरगोइंग ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी क्या होता होगा? फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि सैलरी छोड़ देना। आपने सैलरी कमाई लेकिन आपने ली नहीं, आपने फोरगो कर दी कि ठीक है सर रहने दीजिए, क्या लेंगे आपसे पैसा। अब जरा समझ, इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझ लें। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, वो मिस्टर ए के यहां जॉब करते हैं और उनकी सैलरी मान लेते हैं लेट से कि उनको 1 लाख रुपए महीना मिलता है, साल का 12 लाख। एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉयर से कहा कि सर आखिरी मार्च की सैलरी हमको नहीं चाहिए, रख लीजिए, केवल 11 लाख दे दो, और इस 1 लाख रुपए के आप मेरी तरफ से अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीद लेना। इसे मजाक के लिए बोल रहा हूं ना, यानी उसने सैलरी छोड़ दी क्या, मैं नहीं चाहिए। वैसे तो ऐसा कोई, हाँ, लेकिन अगर छोड़ दी, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता भैया हम तो टैक्स पूरे पिलेंगे। तुमने फोरगो कर दी, तुमको 11 लाख मिली, 1 लाख छोड़ दी, हम तो टैक्सेबल करेंगे क्योंकि हम टैक्सेबल कर रहे थे। ड्यू या पेड बेसिस, विचएवर इज अर्लियर, ड्यू तो हुई थी, तुमने ली नहीं ली, वो तुम्हारी दिक्कत। तो फोरगो करने का मतलब होता है कि छोड़ देना, बट इनकम टैक्स में वो टैक्सेबल होता है। एक होता है सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होता है? सरेंडर ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि आपने लेट्स से कहीं पे कोई दिक्कत हो गई, कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो आपने अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी। आपने अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी, एज पर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट बना हुआ है, उसके तहत आपने सरेंडर कर दी। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने सैलरी सरेंडर करी है सेंट्रल गवर्नमेंट को एज पर दिस एक्ट, तो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी और को सरेंडर कर दी या किसी और तरीके से, तो वो टैक्सेबल होगी। मान लीजिए हस्बैंड ने जॉब करी, सैलरी मिली, सैलरी लेके घर पहुंचा, वाइफ ने चक्कू लगाया और हस्बैंड ने अपनी सैलरी वाइफ के सामने सरेंडर कर दी कि ये लो, टैक्सेबल होगी? यस और नो? आंसर इज यस। तो अब पढ़ते हैं दो चीजें। फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब सैलरी छोड़ देना, उसमें क्या लिखा है? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, इट इज टैक्सेबल, यानी टैक्सेबल रहेगी। बट सरेंडर ऑफ सैलरी में क्या लिखा है? इट इज नॉट टैक्सेबल प्रोवाइडेड
सैलरी आपने सरेंडर करी हो टू सीजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961। अदरवाइज किसी और को सरेंडर करते हैं किसी और तरीके से तो वो टैक्सेबल होगी। आपको पता है ज्यादातर फॉरेनर्स अपनी बहुत सारी सैलरी डोनेट करते हैं, सरेंडर करते हैं, ये सच है। इंडियंस भी हैं लेकिन फॉरेनर्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे। 60, मैंने तो ऐसे ऐसे फॉरेनर देखे 60-60 70% सैलरी डोनेट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो अगर वो तो वहां का एक्ट के हिसाब से क्या होना है, अगर इंडिया में कोई सरेंडर करता है एज पर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट तो फिर टैक्सेबल नहीं होगी, नहीं तो टैक्सेबल होगी। क्लियर हो गई ये बात। इसके अलावा एक अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आसानी से बन सकता है इस पे क्वेश्चन। और कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रेड सिस्टम। मतलब सर क्या लिखा हुआ है, क्या होता है ये ग्रेड सिस्टम। कई बार ना आप एग्जाम में पहुंचे और मान लीजिए उसने कहा कि एक एम्प्लॉय है, एक जगह पे जॉब करता है और उसकी सैलरी है, इधर देखना, उसकी सैलरी है 10,000 डैश 1,000 डैश 15,000 डैश 500 डैश 25,000। अब उसने ये लिख दिया। अब आप इसको समझ ही नहीं पा रही कहा क्या है उसने, कितनी सैलरी है उसकी, क्या ये माइनस लिखा है 10,000 माइनस 1,000, नहीं माइनस तो नहीं है। तो आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या। जब हमको ये नहीं समझ आएगा तो सैलरी क्या निकालेंगे। इसको हम कहते हैं ग्रेड सिस्टम। ये क्या है, जब भी ऐसा कोई लाइन लिखी हो तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब ये होता है कि उसको इस ग्रेड में प्लेस किया गया, मतलब इस ग्रेड में जॉब मिली है। हिंदी में मतलब और समझे, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए उसकी सैलरी है 10,000 रुपए महीने की। कितनी सैलरी, 10,000 रुपए महीने की। एक साल बाद, जब एक साल हो जाएगा उसको ज्वाइनिंग से, एक साल बाद उसकी सैलरी 1,000 रुपए बढ़ा दी जाएगी। यानी अगले साल उसकी सैलरी हो जाएगी 11,000 रुपए महीना। फिर एक साल बाद फिर से 1,000 रुपए बढ़ा दी जाएगी। ऐसे करके 1,000 रुपए बढ़ती रहेगी जब तक तुम्हारी सैलरी 15,000 नहीं हो जाती। हर साल 1,000 रुपए बढ़ती रहेगी। महीने की सैलरी हर साल, हर महीने नहीं बढ़ेगी, हर साल 1,000 रुपए बढ़ेगी जब तक तुम्हारी सैलरी 15,000 नहीं हो जाती। और उसके बाद फिर 500 रुपए बढ़ेगी। यानी जैसे 15,000 तक आप पहुंच गए तो पूरे साल आपको 15,000 मिला, अगले साल आपको 15,500 रुपए पर महीने मिलेगा, 15,500 पर मंथ। फिर उसके बाद 16,000 पर मंथ, फिर 16,500, 500 करके बढ़ती रहेगी। कब तक, जब तक सैलरी 25,000 नहीं हो जाती। और इसके बाद या तो बढ़ेगी नहीं या फिर आपको इस ग्रेड से उठा के किसी और ग्रेड में प्लेस किया जाए। ठीक, मतलब समझ में आ गया, इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई। आइए अब पढ़ते हैं जरा। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इन द ग्रेड सिस्टम, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ एनी एम्प्लॉय joins service on 1st May 2022 and is placed in the grade of, एक एम्प्लॉय ने 1 मई 2022 को जॉब ज्वाइन करी और इस ग्रेड में उसको डाला गया 30 to 500, 500, 38,800, 44,400। अब इसका मतलब पहले नीचे नहीं पढ़ते, पहले ऊपर से समझते हैं कि क्या मतलब हुआ, फिर नीचे पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि उसकी सैलरी है 32,500 पर मंथ। कब से कब तक उसकी सैलरी 32,500 पर मंथ रहेगी, जब उसने ज्वाइन किया वहां से लेके एक साल तक। उसने ज्वाइन कब किया, ज्वाइनिंग की डेट से एक साल, अप्रैल टू मार्च नहीं, ज्वाइनिंग की डेट। सैलरी बढ़ना कितनी बढ़ेगी, ये तो एम्प्लॉय की बात है ना। अभी इनकम टैक्स को थोड़ी देर किनारे कर दो, ठीक है ना। तो उसने ज्वाइन किया 1 मई 2022 को, तो उसकी सैलरी 1 मई 2022 से एक साल, बताओ कहां पे होगा। मैं यहां पे एक साल लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं देखो आपकी मदद से। 1 मई 2022 से एक साल, बता दो कौन सी डेट लिख दूं कि एक साल हो जाए। मार्च, 1 मई 2023, तो 1 मई 2023 लिख दूं या 30 अप्रैल 2023 लिख दूं तो भी चलेगा। 1 मई या 30 अप्रैल एक ही बात हुई, नहीं 1 मई या 30 अप्रैल, नहीं नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूं कि क्या सही है, मैं ये कह रहा हूं अगर 1 मई की जगह मैंने 30 अप्रैल लिख दिया तो चलेगा आपको कि नहीं चलेगा। नहीं नहीं चलेगा है,
मैं कह रहा हूँ 1 मई की जगह अगर मैंने 30 अप्रैल 2023 लिख दिया, 1 साल हुआ कि नहीं हुआ? चलिए पहले तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर करें। पानी पी लूं? हो गया? अरे पानी पीते ही हो गया। चलो देखो भैया, एक हफ्ता जो होता है ना, वो कब से शुरू होता है आपका हफ्ता? मंडे मान, चलिए मंडे मान लेते हैं। अगर मंडे से शुरू होता है, तो मंडे से मंडे एक हफ्ता होता है कि मंडे से संडे एक हफ्ता होता है? किसी का मंडे से मंडे तो एक हफ्ता नहीं होता ना। नहीं। जैसे ऐसे ही साल, जैसे आपके घर में कैलेंडर होगा, कैलेंडर ईयर, मान लो 1 जनवरी से अगर साल शुरू होता है, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी एक साल होता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर महीना जैसे होता है, तो मान लीजिए कोई भी महीना मान लेते हैं, मान लीजिए जुलाई का महीना, 1 जुलाई से 1 अगस्त एक महीना होता है? नहीं, 1 जुलाई से 31 जुलाई एक महीना होता है ना? इसीलिए मैंने थोड़ा पानी पी के हमने कहा थोड़ी ये भी चीजें क्लियर कर दें। ऐसे भैया 1 मई 2022 से, मैं इसलिए बहस करना नहीं चाह रहा, मैं तो ये केवल बोल रहा था कि आपने 1 मई 2022 से 1 मई 2023 बोला, मैंने कहा इसकी जगह मैं 30 अप्रैल लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपने कहा दिक्कत है, इसलिए मेरे को समझाना पड़ा। तो मैं 30 अप्रैल बोल दूं, चलेगा? अगर आपने 1 मई भी लिख दिया तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन ठीक है मैं 30 अप्रैल लिख दे रहा हूँ। 1 मई भी लिखा रहने दे सकता था, 30 अप्रैल लिख देता हूँ। तो 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक उसको सैलरी मिलेगी 32,500 पर मंथ। पीएम लिख दे रहा हूं, पर मंथ। उसके बाद 1 मई, मैं यहां लिख रहा हूं फिर हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैंने सब नीचे लिखा है। उसके बाद 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक, 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक उसकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? बताओ कितनी मिला करेगी? 33,000 पर मंथ मिला करेगी, 500 रुपए पर मंथ। ऐसे ही एक और लिख दे रहा हूं, 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक उसको सैलरी मिलेगी 33,500 पर मंथ। हर साल 500 रुपए बढ़ती रहेगी जब तक तुम्हारी सैलरी 38,000 नहीं हो जाती। और 38,000 होने के बाद फिर हर साल 800 बढ़ना शुरू होगी। कब तक बढ़ती रहेगी? 800 रुपए के हिसाब से, जब तक तुम्हारी सैलरी 44,400 नहीं हो जाती। उसके बाद फिर बढ़ना बंद हो जाएगी या फिर कोई और ग्रेड में प्लेस किया जाए। समझ में आई बात? अब देखते हैं लिखा क्या है मैंने, पढ़िएगा। कह रहा है इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब, ये जो मैंने पेन से लिखा है हटा दूं ना? ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस ग्रेड को हम कैसे समझें, इसका मीनिंग क्या है? आइए। It means that he will get a basic salary of rupees 32,500 per month from 1st May 2022 to 30th April 2023. Right? He will get annual increment, not monthly increment. हर महीने नहीं सैलरी बढ़ जाएगी, हर साल annual increment of rupees 500 with effect from 1st May 2023 एंड ऑनवर्ड्स मतलब फिर 1 मई 2024 को 500 और बढ़ जाएगी, फिर 1 मई 2025, ऐसे करते 500 बढ़ती जाएगी तब तक माई सैलरी 38,000 नहीं हो जाती। तो एंड ऑनवर्ड्स टिल हिज सैलरी रीचेस 38,000 पर मंथ। और जब 38,000 हो गई तो उसके बाद क्या होगा? अगला पॉइंट, देयर आफ्टर ही विल गेट एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 800 टिल हिज सैलरी रीचेस 44,400 पर मंथ। समझ में आ गया? उसके बाद सर नो फर्दर इंक्रीमेंट विल बी गिवन देयर आफ्टर, कब तक? टिल ही इज प्लेस्ड इन अदर ग्रेड। कुछ पूछना है किसी को? आ गई समझ में बात? अगर बात समझ में आ गई है तो चलो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक मेरे पास एक क्वेश्चन है। पंकज ज्वाइन सर्विस ऑन 1st April 2018 इन द ग्रेड ऑफ 15,000 1,000। अब ये ब्रैकेट लगा या नहीं लगा इसका कोई और मतलब नहीं, ब्रैकेट हो ना हो सेम ही मतलब है जो ऊपर मतलब था। 15,000 1,000 18,000 2,000 26,000, मतलब क्या हुआ कि उसकी सैलरी 15,000 रुपए से जैसे शुरू हो रही है, तो एक साल बाद 1,000 रुपए पर मंथ बढ़ जाएगी, 16,000 हो जाएगी। फिर उसके एक साल बाद 17,000 हो जाएगी, फिर उसके एक साल बाद 18,000 हो जाएगी, फिर उसके बाद 2,000 बढ़ेगी। तो 18,000 के बाद फिर 19 ना होके 20,000 होगी, फिर 20,000 के बाद एक साल बाद
22,000 पर मंथ हो जाएगी, फिर 24,000 पर मंथ हो जाएगी, फिर 26,000 पर मंथ हो जाएगी। पूछ क्या रहे हैं? ही शैल बी पेइंग टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ऑन द टोटल सैलरी ऑफ, मतलब सिंपल सा पूछ रहे हैं कि सर 31 मार्च 2023 वाला जो साल खत्म होगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से अगर साल यहां खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023, तो शुरू कब हुआ होगा, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर 2022-2023, भाई 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, ये पूछ रहा है। टैक्स नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। प्रीवियस ईयर 22-23 भी बोल सकते हैं, या आप लोग समझदार हैं, आप असेसमेंट ईयर 23-24 भी बोल लेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो 22-23 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी? भाई क्या 15,000 रुपए ही मिल रही होगी 22-23 में? आंसर इज नो, क्योंकि 15,000 से तो उसने 2018 में ज्वाइन किया था, अब उसकी सैलरी बढ़ चुकी होगी। तो आपको करना क्या है? आपको पहले ये निकालनी है कि इस दौरान प्रीवियस ईयर 22-23 में इसको कितनी सैलरी पूरे साल की मिली, बस वही आंसर हो जाएगा। करिए। जैसे पर मंथ आपने निकाल ली, तो इंटू 12, मतलब हमें हमें कब की सैलरी आप बता दीजिएगा, तो हम लिख दे रहे हैं। हमको ये बता देना, जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 का मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से क्या होता है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, हमको ये बता देना बेटा। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, टोटल, मतलब पर मंथ आप निकालोगे, फिर टोटल भी कर सकते हो ना, पूरे साल का तो निकाल ही सकते हो ना, पूरे साल की फिगर बता दो हमको, पूरे साल में कितनी सैलरी उसको मिली, बस उतना बता दो। 2,40,000, ओके, 2,40,000 एक आंसर आ रहा है, मैं लिख देता हूं। और आपका भी 2,40,000 आ रहा है, ओके। ऑनलाइन वाले देखते हैं क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी कुछ नहीं कह रहे हैं, कहो भैया कुछ तो कहो। आ रहा है 2,40,000, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2,40,000 का कैसे आंसर आ रहा है, जरा आइए समझते हैं। देखिए इधर आइए, वी हैव टू कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी, किसके लिए निकालनी है सर? क्वेश्चन बोल रहा है आप निकालिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, जिसका मतलब प्रीवियस ईयर 2022-2023, दैट इज डेट वाइज बात करें तो वी हैव टू कंप्यूट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। अब स्टार्ट हमने करके चेक करिए कि कितनी होगी, तो दिखाना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 18 से उसकी ज्वाइनिंग हुई 15,000, तो हुआ क्या, 1 अप्रैल 18 जब से ज्वाइन हुआ, वहां से एक साल खत्म होता है 31 मार्च 19, वहां पे उसकी सैलरी जो पर मंथ थी वो 15,000 थी। फिर उसके बाद अगले साल 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 16,000 हो गई, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था 1,000 बढ़ती रहेगी जब तक 18,000 नहीं हो जाती, तो 16,000 हो गई। फिर अगले साल 17 हो गई, फिर अगले साल 18,000 हो गई। बट 18 होने के बाद कह रहा था कि 2,000 के हिसाब से बढ़ेगा जब तक 26,000 नहीं हो जाती। तो यानी 1 अप्रैल 2021 में 31 मार्च 2022 तक तो 18,000 थी, बट 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 19 ना होके 20 हुई। और पूछ मैं इसी के लिए रहा था, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा।
पूछ में रहा था इसी साल के लिए, देखिए प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए ही पूछा जा रहा था। तो प्रीवियस ईयर 22-23 मतलब 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, वो मैंने ये लिख दिया 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, 20,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की आपने कही 2 लाख। इजी है, बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, क्लियर है। एक ही आधा, इसी में मैं आपसे और पूछ लूं तो आप बता देंगे। चलो एक दो चीजें मैं आपसे इसमें और पूछ लेता हूं। जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन, आप चेंज ना करना, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप सिर्फ आंसर ऐसे ही बता देना। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। तो आइए देखते हैं कैसे क्या चेंज कर रहा हूं। हाँ जी, मान लो आपको ये 2023 ना देके बाकी सब कुछ वैसा ही रहता, ये 2024 का पूछ रहा होता, तो क्या आंसर होता आपका? क्या तो भी 2,40,000 ही होता, कि कुछ अलग होता, कुछ डिफर होता आपका आंसर? 2,64,000 पक्का? क्योंकि जो फर्स्ट 2024 का पूछ रहा था, इसका मतलब 1 अप्रैल 2023 शुरू होगा और 31 मार्च 2024। और जब 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 की सैलरी 20,000 थी, तो 23-24 की जो सैलरी दिख रही है यहाँ पे वो 22,000 दिख रही है। और 22,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बता रहे हैं आप लोग? तो यानी जो भी आपसे पूछेगा आप वो बता लोगे ना एग्जाम में। मान लो अगर ये 2024 नहीं 2026 पूछ रहा होता तो 31 मार्च 2026 पूछ रहा होता तो हाँ 31 मार्च 2026 अगर पूछ रहा होता तो। जी ठीक है, सही आंसर दे रहे हैं ऑनलाइन वाले भी, इसका भी दो बेटा। 3,12,000 पक्का? क्योंकि फिर 22 के बाद 24 के बाद 26 हो चुकी होती तब तक सैलरी, है ना। और अगर लेट से 2026 की जगह आपने 3,12,000, सबको समझ आ गया ना, 26,000 इंटू 12 किया है तो 3,12,000। और अगर ये 2026 ना पूछ करके 2027 पूछ रहे होते, 2027 पूछ रहे होते, सेम रहता। क्यों? उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं है, जब तक कोई और ग्रेड में प्लेस ना किया जाए, तो हम यही मानेंगे कि 26,000 रुपए ही सैलरी उस समय की रही होगी। इजी है, ठीक है, पक्का? ओके जी ओके। अब सुनना, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इजी बनाया था। कैसे इजी बनाया था मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन में मैंने जो उसकी ज्वाइनिंग डेट दी वो 1 अप्रैल ही दे दी, और इनकम टैक्स भी 1 अप्रैल फॉलो करता है, ज्वाइनिंग डेट भी 1 अप्रैल, तो आपको ज्यादा कष्ट नहीं हुआ कुछ भी निकालने में। बट जरूरी थोड़ी ना है कि ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल ही हो, कोई और डेट भी हो सकती है। जैसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये जो आपने ऊपर किया, ये इसमें 1 अप्रैल नहीं थी ज्वाइनिंग डेट, इसमें क्या ज्वाइनिंग डेट थी? 1 मई 2022, दिख रही ना आपको? अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे सेम ये जो एग्जाम्पल है, इसमें मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी प्रीवियस ईयर, चलो इजी पूछता हूं पहले, 2022-2023 में टोटल बताना। जैसे आपने वहां पर नहीं बताया था हमको 2,40,000 या जो भी, तो महीनों के हिसाब से निकाल के हमको प्रीवियस ईयर 2022-23, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो अप्रैल टू मार्च ही फॉलो करने वाला है वो। हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही फॉलो करेगा कि आपको इस अप्रैल से 1 अप्रैल, जैसे हम 22-23 पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहेगा कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23 की कितनी सैलरी मिली वो निकाल लो। वो मई टू अप्रैल नहीं फॉलो करने वाला, वो तो केवल ये देखेगा अप्रैल टू मार्च में कितनी मिली, उतनी सैलरी टैक्सेबल। आराम से टेक योर ओन टाइम, इजी है, टफ नहीं है, पहले क्लियर कर दे रहा हूं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे।
है जी, मैं भी निकाल लूं एक बार, फिर आपका आंसर मैं सुनूंगा तो। कितना बता रहे हैं? मतलब देखिए, नहीं नहीं, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिंपल चाहिए कि इसको 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक टोटल कितने रुपए मिले हैं, टोटल कितनी सैलरी मिली, उतनी ही टैक्सेबल होने वाली है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक टोटल कितने सैलरी के नाम के रुपए इसको मिले हैं, केवल ये निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना। 3,57,500। ओके, बाकी भी एक बार निकाल लें जरा। 3,57,500 बोल रहे हैं, 3,57,500 बोल रहे हैं। भाई देखिए, अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2022 में तो ये जॉब पे ही नहीं था, जॉब ही इसकी लगी 1 मई 2022, तो अप्रैल की सैलरी तो इसकी मिली नहीं, वो तो हम लोग लेंगे ही नहीं। मई से लेंगे मार्च तक की, और मई से मार्च तक के 11 महीने होते हैं। 1 मई 2022 से 31 मार्च 2023, 11 महीने होते हैं। और ये जो 11 महीने थे, इस समय पे इसकी सैलरी थी 32,500 पर मंथ की। अभी तो बढ़ी नहीं थी, बड़ी तो बढ़ेगी तो अगले 1 मई से, है ना। तो 32,500 थी, और इंटू 11 महीने आप बता रहे हैं, तो 3,57,500। जो बच्चे आंसर बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, सटीक आंसर है 32,500, और 11 महीने 3,57,500। वेरी गुड, सबको समझ में आया? अच्छा ठीक है, अगर समझ में आया तो एक और पूछ लेते हैं। प्रीवियस ईयर, यहीं लिख रहा हूं, है ना, यहीं लिख रहा हूं, प्रीवियस ईयर जस्ट अगला 2023-2024 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। ये भी इजी है, इसका मतलब ये है, आपको केवल ये निकालना है कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 में कितनी सैलरी उसको मिली है। निकाल भी लिया मैं, 1 मिनट में भी निकाल लूं, 1 सेकंड, वैसे जल्दी नहीं जी तो। कितना बता रहे हैं आप लोग? 3,96,000 है। कितने लोग कह रहे हैं? फिर से निकालो, गलत है, फिर से निकालो। देखो देखो, निकालना क्या है पहले सुन लो, गलत आंसर आ रहा है इसलिए 1 मिनट सुन लो। करना क्या है, मेरे को सुन लोगे तो सही आंसर आने लगेगा। करना सिंपल सा है, आपको प्रीवियस ईयर 23-24 का मतलब केवल ये निकालना है कि इस बंदे को अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कितना बैंक में सैलरी का पैसा आया। नहीं, सभी लोग सुन लो, देखो क्या करना क्या है, इजी ये भी है, अगर आपने सुन लिया, बिना सुने करने में इजी नहीं है, सुन लिया मेरे को तो इजी रहेगा। करना केवल इतना है, बिल्कुल शांत दिमाग से, केवल ये निकालना है कि अप्रैल 2023 वाला जो महीना था, उस महीने इसको कितनी तनख्वाह मिली होगी, मई 2023 वाले महीने में कितनी मिली होगी, जून 2023 में, ऐसे करते हुए मार्च 2024 तक के महीने में कितनी तनख्वाह मिली होगी वो निकालनी, यानी अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल। इनकम टैक्स 1 मई से नहीं जोड़ता, इनकम टैक्स 1 अप्रैल से ही चलता है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक कितनी सैलरी इसको मिली, बस वो निकाल लो यार, आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कौन सी बहुत बड़ी खीर है? थोड़ा दिमाग को अपने समझाइए, पहले दिमाग से सोचिए करना क्या है, दिमाग में इनपुट डालिए और फिर आउटपुट निकालिए। जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं, किसी को किसी जीतना नहीं है। ओके ओके, सभी लोग समझ के करना क्या है, बड़ा सिंपल सा गेम है, इसको गेम ही समझ लीजिए। गेम केवल ये है कि आपको ये निकालना है इस बंदे को अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक आखिर कितने पैसे मिले हैं। हाँ, जो ब्लू पेन से लिखा है उसका निकालना है, जो नीले पेन से लिखा है उसका निकालना, लाल का तो निकाल चुके हैं आप।
कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, दैट इज प्रीवियस ईयर 23-24 में कितनी तनख्वाह उसको मिली, जितनी तनख्वाह उसको मिली होगी वही आंसर होगा। और यकीन मानिए इजी है, सभी के अंदर कैलिबर है, सब अपना दिमाग लगाएंगे सब कर सकते हैं। कोई ऐसा यहां पे क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं कोई बोंधू नहीं है, आप सब समझदार बच्चे बैठे हैं। इस बार छांट के समझदार बैच मिला है। हाँ बताइए, आप अब आंसर एक और बता रहे, बताइए बताइए। देखिए दिमाग में आपने इनपुट दिया, आउटपुट आया, सही आंसर आ गया, है ना। यही आंसर आप भी बता रहे थे, सही आ रहा था, आप भी बता रहे थे वो भी सही आ रहा है, आप लोग का भी आ गया। अरे वाह, जो और निकालना चाह रहे हो निकाल लीजिए, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, जो जो बता रहे हैं आंसर ये आ रहा है 39, कुछ ऑनलाइन भी बता रहे हैं 395500 आंसर है। केवल ये निकालना है अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कितनी सैलरी मिली। है इजी, क्योंकि अप्रैल 2023 में उसकी सैलरी बढ़ी नहीं थी, बढ़ी तो मई से है। अप्रैल के महीने में तो 32,500 ही मिली थी, मई से फिर 33,000 मिली होगी। समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कितने बच्चों का आ गया ये 395500? ओके, आपका और आपका, केवल 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सबका आ गया है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। हमको जो जो बस पूछूं वो बताते जाना आप दोनों, तो आपका भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई बहुत चीज नहीं है। इधर आते हैं। हाँ, मैंने आपसे कौन से प्रीवियस ईयर के लिए पूछा बेटा, प्रीवियस ईयर बताओ जरा। 23-24, 23-24 वाला प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होता है? 1 अप्रैल 23 से, और खत्म कहां पे होता है? यही पूछा था ना मैंने। हमको अब जो मैं पूछ रहा हूं बस वो बताना, आप दोनों बताना है, बाकी बच्चों को तो आ ही गया है। इसको, इस बंदे को अप्रैल और प्रिसाइज अगर कर लें तो 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023, एक ही महीना लिया है, एक महीना हुआ ना। अप्रैल महीने की कितनी सैलरी मिली ये बता दो केवल। अप्रैल महीने की इस बंदे को, अप्रैल 2023 वाला जो ये महीना है, अप्रैल 2023 में इस बंदे को कितनी सैलरी मिली? दो ऑप्शन दे रहा हूं, 32,500 मिली कि 500 बढ़ने के बाद 33,000 मिली, कितनी मिली अप्रैल की? है 33,000। अप्रैल से बढ़ रही उसकी सैलरी। उसकी सैलरी ज्वाइन कब किया था उसने? 1 मई 2022, एक साल बाद बढ़ेगी। 1 मई 2022 से एक साल कब होता है? 30 अप्रैल 2023। तो अप्रैल 2023 तो उसको 32,500 ही मिली थी। अब आ गया आंसर, मई में ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग डेट में है। अब आप आंसर समझ गई ना, अब मेरा टारगेट आप है। हाँ, अप्रैल में क्या हुआ था, अप्रैल में कितनी सैलरी उसको मिली? 32,500, ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अप्रैल की सैलरी मिली उसको 32,500। केवल अप्रैल भी लिख दूंगा तो चलेगा ना, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की जगह अगर मैं केवल अप्रैल लिख दूं चलेगा? अप्रैल के महीने में उसको सैलरी मिली, अप्रैल 2023 के महीने में 32,500। ऐसे ही बताना बेटा, मई में कितनी मिली? मई में, मई 2023 में, मई 2023 के महीने में भी तो तनख्वाह मिली होगी, है 500। एक मई को एक साल इसका कंप्लीट हो गया ज्वाइनिंग का, तो अब इसको सैलरी 33,000 मिलने लगी। मानते हो? जून में कितनी मिली? जुलाई में कब तक सेम रहेगी? नेक्स्ट ईयर के 1 मई से फिर बढ़ेगी। हमें तो मार्च तक केवल चाहिए, मार्च तक। तो मार्च तक अब सैलरी 33,000, यानी इस साल हमें तो चाहिए था अप्रैल 2023 से मार्च 24, ये मिल गया। अप्रैल 2023 से मार्च 24 में अप्रैल के महीने की 32,500 है, और बाकी मई 2023 से मार्च 24 की 33,000 है। टोटल कर लो, करोगे टोटल करो। अप्रैल का वो एक महीना, और मई से मार्च वो 11 महीने, 11 महीने की सैलरी 33,000 के हिसाब से निकाल लो।
हाँ 33,000 इंटू 11 करें अगर तो 3,63,000 होता है। कितना होता है 33,000 इंटू 11 करना? 33,000 इंटू 11 3,63,000 और अप्रैल की सैलरी और जोड़ दो। अप्रैल की कितनी जोड़ोगी? 32,500 जोड़ेंगे है ना? जोड़ दो, कितना हुआ? आ गया आंसर 3,95,500। बोलो भाई बोलो, आ गई बात समझ में? यस और नो? पक्का है? एक और चेक कर लें क्या? एक और, बस इसी का अगला ही चेक कर लेते हैं। कौन सा चेक कर लें? मतलब प्रीवियस ईयर 2024-25 का बता दो। प्रीवियस ईयर 2024-25 में कितने सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी? 24-25 का जस्ट अगले साल का और पूछ लिया। ये और बता दो तो हमें संतुष्टि हो जाएगी कि तुम लोगों को आ गया है। हैं 4,15,000 नहीं, 4,15,000 तो नहीं आ रही मेरी। 4,34,000 भी नहीं आ रही। आराम से इत्मीनान से करिए, टेक योर ओन टाइम। हाँ आप सही आ रही है। यही थोड़ी ना होता, आप ये नहीं बोल रहे थे, आप 4,15,000 बोल रहे थे। आ रही है 4 लाख, हम समझ गए थे यही आ रही है, इतने तो हम भी समझदार हैं। बट आप बोल गलत रहे थे, हम क्यों समझे कि आप सही बोल रहे हैं? आ रही है 4,15,000, 4,01,500, 401500। आप बोल रहे थे 4,15,000, वो होता है 4,15,000, वो थोड़ी ना आ रही है। हम समझ गए थे कि आपकी आप हो ही रही है, आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन गलत बोल रहे तो गलत है। ऑनलाइन भी सब लोग ज्यादातर सही बता रहे हैं, वेरी गुड। किसका किसका आ गया 40? आंसर ये आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ आंसर। एक मिनट रुकना है, फिर हाथ उठाना। 40, हाँ कितने लोगों का ये आ रहा है? ऑलमोस्ट सभी का, ऑलमोस्ट क्या सभी का ही आ गया है ना? वेरी गुड, अब आप सीख गए। सीख गए नहीं सीख गए? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है? तो घर पे फिर एक होमवर्क सुन लो। प्रीवियस ईयर 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 39-40 तक। प्रीवियस ईयर 2039, 2040 तक हर साल निकाल लाना। मतलब अगले 10-15-20 साल और निकाल लाना, बस और क्या चाहिए है? 5 साल में काम थोड़ी ना होगा, ठीक है? अगले 15-20 साल और निकाल लाना। 20 कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर कहां तक बता दे रहे हैं आपको। प्रीवियस ईयर 2039, 2040 यहां तक निकाल लाना। मेरे भरोसे मत आना कि हम बताएंगे एक एक करके, आपको बस हम आंसर चेक कर लेंगे, जो आएगा हम उसको सही बोल देंगे, तो इसलिए सही निकाल के लाना। ठीक है? क्लियर? आ गया है ना आप लोगों को? ठीक है, थैंक यू।